हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंशु मिश्रा। आज की वीडियो में मैंने जो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर शुरू करा रखा था उसी को ही कंटिन्यू करूँगी। आई होप आज ये फिनिश हो जाए। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। अब मैं इस चैप्टर में आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि जो नेशनल असेंबली थी उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अब बना लिया था फ्रांस में। अब एक संविधान था जो पूरे देश को चलाएगा, इस हिसाब से उन्होंने व्यवस्था कर ली थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस संविधान से जो वहाँ फ्रांस के जो राजा थे लुई 16 वो खुश नहीं थे, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसकी शक्तियाँ उससे छीन ली जाएं। और लुई 16 की तो सारी पावर, सारी शक्तियाँ छीन ली गई थी। अब उसको भी जो भी काम करने थे वो संविधान के ही हिसाब से करने थे। अब उसकी शक्तियों को काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि काबू कर लिया गया था, नियंत्रण में कर लिया गया था। अब वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। लुई 16 से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उसने एक षड्यंत्र रचने की सोची। उसने चोरी छिपे अपने जो भी पड़ोसी देश थे, पड़ोसी देशों के राजाओं से मिलकर के कोई कूटनीति बनानी शुरू की। उन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग करनी शुरू की कि जो भी उनकी पावर उनसे छीन ली गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में आ चुका था, उसे वो फेल कर दें और दोबारा से वो ताकत लुई 16 के पास आ जाए। लेकिन अब जो ये चीज़ें लुई 16 को जब पसंद नहीं आई, नेगोशिएशंस करने लगे थे दूसरे राजाओं के साथ। अब राजाओं ने मिलकर के एक प्लान बनाया, क्योंकि जो दूसरे देशों के राजा थे उन लोगों को भी घबराहट होने लगी थी। उन लोगों को लगने लगा था जब लुई 16 फेल हो रहा है फ्रांस में, तो इसी फ्रांस को देख करके दूसरे देशों के लोग भी उनके खिलाफ, अपने अपने राजाओं के खिलाफ रिवॉल्यूशन कर सकते, तो वो भी घबरा गए थे। तो सब राजाओं ने मिलकर के लुई 16 के साथ एक प्लानिंग करनी शुरू कर दी। इससे पहले कि आर्मी वहाँ पहुँचती और कुछ होता, तो नेशनल असेंबली ने वोट करके यह घोषित कर दिया था कि फ्रांस युद्ध में शामिल हो चुका है पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि पर्सिया व ऑस्ट्रेलिया के जो रूलर थे लुई 16 का साथ दे रहे थे। इसलिए लोगों ने सोचा क्यों ना हम इस रूलर के खिलाफ युद्ध लड़ें और इन रूलर को ये हटा दें, और उसके बाद हम अपनी डेमोक्रेसी को स्थापित कर लें। और सारे लोगों ने उस समय, क्योंकि लोगों में बड़ा जोश था, इसलिए उन लोगों ने आर्मी ज्वाइन करनी शुरू कर दी। सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके युद्ध में भाग लिया। जैसे भारत में नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था, उस टाइम लोग बड़े वंदे मातरम गाते थे, देशभक्ति गीत गाते थे, जिससे उनमें एक मोटिवेशन और एक उत्साह, प्रेरणा जगती थी। ऐसे ही फ्रांस में भी एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया जाता था जिसका नाम था मार्सिलीज। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वहाँ पर देशभक्ति गीत गाया जाता था उसका क्या नाम था? उसका नाम था मार्सिलीज, जो एक फ्रेंच वर्ड है। इसे गाने से लोगों के मन में एक जोश सा आ जाता था। बाद में यही गाना जो मार्सिलीज है, ये वहाँ का नेशनल एंथम बन गया था। ये क्वेश्चन आता है कि मार्सिलीज जो है उसे कंपोज किसने किया था? उनका नाम था रॉगेट डी लाइजेल। इन्होंने कंपोज किया था। फ्रांस में कुछ ग्रुप भी उभर कर के सामने आ रहे थे जिन्हें पॉलिटिकल क्लब कहते थे। ये पॉलिटिकल ग्रुप सबको साथ में जोड़ते थे, सबको एक प्लेटफॉर्म देते थे, सबको अपने विचारों को प्रकट करने के लिए प्लेटफॉर्म देते थे, उन लोगों को जागरूक करते थे, रैलीज करते थे, डिस्कशन करते थे, गवर्नमेंट कैसे चलाया जाए इस बात पर वो आपस में डिस्कशन करते थे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, क्या प्लान होने चाहिए, कैसे एक्शन होने चाहिए, कैसे वो लोग सक्सेसफुल होंगे, ये सारी चीज़ें इन क्लब में डिस्कस की जाती थी। ऐसे बहुत सारे क्लब थे, उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस क्लब जो था वो था जैकोबिन क्लब। इस क्लब के मेंबर्स बहुत फेमस थे। साथ में उस समय वुमेन्स ने भी इन क्लब्स में पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली उस समय जो क्लब्स थे, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है, फ्रांस में से उन्हें क्लब कहा गया था, जिसमें से जैकोबिन क्लब बहुत फेमस था। अब इन लोगों ने सोचा कि हमें फ्रांस की मोनार्की को हर हाल में ख़त्म करना है और पूरे फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाना है, तो इन्हें एक लीडर की भी ज़रूरत है। ऑब्वियसली किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए अगर आप सब लोग इकट्ठे होते हैं, संगठित होते हैं, तो उसमें एक लीड करने के लिए पर्सन चाहिए होते हैं। जैसे भारत में नेशनल मूवमेंट चला और उसको लीड करने के लिए महात्मा गांधी थे, ऐसे फ्रांस में एक पर्सन थे मैक्समिलियन रेस्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना। इन लोगों को 1792 की गर्मियों में पैलेस ऑफ टुलरीज में इन लोगों ने इकट्ठा होकर के अटैक कर दिया है। इन्होंने बहुत तोड़फोड़ मचाई,
कई लोगों की हत्याएं कर दी। किंग के जो भी गार्ड थे, सेवक थे, उनके रक्षक थे, उनको मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। और ये कहा गया कि जो राजा की फैमिली है उन्हें दंड देना बहुत ज़रूरी है, उन्हें इम्प्रिजन करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें अगर हम छोड़ दें तो ये अभी तो ये कह देंगे कि हम तुम्हारा संविधान मानेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे, जैसा संविधान में लिखा है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन ये राजा दोबारा आसपास के रूलर के साथ मिल कर के प्लान बना सकते हैं, इसलिए उन्हें मार दिया गया। बाद में इलेक्शन हुए और जितने भी 21 साल से ऊपर के आदमी थे उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे उनके पास पैसा हो ना हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरे हो, काले हो, किसी भी धर्म के हो, सबको राइट टू वोट का वोट देने का राइट जो है वो दिया गया। अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उन्हें कन्वेंशन कहा गया। जो भी नया संविधान आया उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। ये 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को एबोलिश इन्होंने कर दिया और अब कहा कि कोई भी राजशाही नहीं होगी और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब वो अपने लीडर को खुद चुनेगा। अब इलेक्शन के साथ पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है रेन ऑफ टेरर, आतंक का समय। ऐसा कौन सा उस समय शासक आया जिसने इतना ज़्यादा आतंक मचाया कि उसके समय को टेरर नाम दे दिया गया, रेन ऑफ टेरर, आतंक का समय, जो कि एग्ज़ाम में आता है कि एक्सप्लेन करो रेन ऑफ टेरर के बारे में। तो ये एक ऐसा पीरियड था, ऐसा टाइम था जब रॉबर्टस्पियर जो कि लोगों के लीडर थे, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी को फॉलो किया था जिसके द्वारा लोगों को बहुत कट्टरता के साथ पनिश किया जाता था। इट मीन्स अगर कोई भी रिपब्लिक के खिलाफ आवाज़ उठाता था और रॉबर्टस्पियर ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई होती थी उसके खिलाफ बोलता था तो उसको बहुत ज़्यादा कट्टरता से पनिशमेंट दिया जाता था, चाहे वो क्लर्जी हो, नोबल हो, किसी भी ग्रुप का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उन्हें पनिश दिया जाता था ताकि लोग उनसे डरने लगे। बाद में उनके खुद के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे वो लोग भी उनसे बहुत दुखी हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। इवन उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि लोग जो है उनको कहने लगे कि अब आप थोड़ा सा मॉडरेट होइए, अपनी नीतियों को चेंज करिए, अदरवाइज़ सारे लोग उनके खिलाफ होते चले जा रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ऐसा क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी। सबसे पहले उन्होंने जो वोट देने का अधिकार था वुमेंस को भी नहीं दिया हुआ था, सिर्फ आदमी लोगों को दिया हुआ था। उसके रूलर्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था, ये इम्पॉर्टेंट है, गॉलेंटीन नाम था उस डिवाइस का। उसके 2 पोल होते थे, ऊपर के जो पोल थे उसमें ब्लेड लगी हुई थी, नीचे के पोल में एक होल बना हुआ था। जब भी कोई लोग रिपब्लिक के खिलाफ या रॉबर्टस्पियर जो वहाँ का शासक था उसके खिलाफ होते थे तो उसको उसी गॉलेंटीन डिवाइस से उसकी गर्दन को काट दिया जाता था, गले को काट दिया जाता था, उस होल में रख करके ब्लेड चला दिया जाता था। इस तरह से बहुत ही अत्याचारी शासक कह सकते हैं। और उसने कई तरह के रूल्स बनाए थे जो कि लोग जो है उससे सेटिस्फाई नहीं थे। जैसे उसकी सरकार ने वहाँ के जो वेजेस मज़दूरों को मिलती थी, मजदूरी, सैलरी और चीज़ों के प्राइजेस जो थे उसमें मैक्सिमम लिमिट कर दी थी कि इससे ज़्यादा आप किसी को मजदूरी नहीं दोगे, इससे ज़्यादा आप किसी को सैलरी नहीं दोगे, चाहे वो ऊंचे पद में हो, नीचे पद में हो। इस किसी भी चीज़ों की जो कीमत थी उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। दूसरा, मील और ब्रेड को एक अमाउंट से ज़्यादा कोई भी नहीं खरीद सकता था, चाहे कितना भी अमीर होगा वो भी एक लिमिट के बाद नहीं खरीद पाएगा। किसानों को अपनी फसल सरकार को एक फ़िक्स रेट पर बेचनी पड़ती थी। फोर्थ, महंगी ब्रेड जो सफ़ेद आटे से बनती थी उसकी जगह आई इक्वलिटी ब्रेड जो सबको खानी पड़ती थी, चाहे वो अमीर वर्ग का हो, गरीब वर्ग का हो। और फ्रेंच और मैन और वुमेन को सिटीज़न बुलाने की प्रथा शुरू की गई। उसने चर्च भी बंद करा दिया, उसकी जगह उन्होंने ऑफिसेस खोल दिए। इस तरह से ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके सपोर्टर्स उससे इन पॉलिसीज़ के लॉजिक मांगते थे पर वो अपनी धुन में मस्त था। अंत में क्या हुआ, लोग उसके खिलाफ हो गए और फाइनली कोर्ट ने उसे जुलाई 1794 में अपराधी घोषित करके गॉलेंटीन की सज़ा उसी को दे दी गई। और इस तरह से मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर का जो था दौर उसका अंत हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, रेन ऑफ टेरर को एक्सप्लेन करो। तो ये आप नोट डाउन कर लेना और उसको अच्छे से समझ लेना, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। आगे जो दूसरा दौर आया इसके बाद ये
वुमेंस का क्या रोल रहा। औरतों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। औरतों ने जो है 60 वुमेन क्लब बनाए थे अपने, जो कि पूरे शहर में बहुत ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने अपने राइट टू वोट के लिए काफ़ी फ़ाइट किया और उन्होंने कहा असेंबली में औरतों को भी इलेक्टेड होना चाहिए, उनके अपने पॉलिटिकल ऑफिसेज होने चाहिए। उन्होंने अपने हित के लिए खूब लड़ाई की। औरतों ने वो चाहती थी अगर उन्हें उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए नई गवर्नमेंट में। अब नए रूल बनाए गए कि डाइवोर्स भी लीगल कर दिया गया था। कोई अगर लेडीज़ चाहती थी तो अपने तलाक के लिए इनिशिएट कर सकती थी, लेडीज़ जॉब कर सकती, छोटे मोटे बिजनेस कर सकती थी। इस तरह से उनमें भी काफ़ी सुधार आया। फिर एक टॉपिक आता है द एबोलिशन ऑफ स्लेव्स। उस समय जो है फ्रांस में ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम चल रहा था, यानी 3 देशों के बीच में स्लेव सिस्टम था, एक यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। लेबर्स की कमी हो गई थी, तो लेबर्स की पूर्ति के लिए अफ्रीका वो जाते थे, उन्हें बंदी बना करके दास की तरह ट्रीट करते थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं देते थे, उन्हें दूसरे देशों में ला करके बेच दिया जाता था। इस तरह से ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम चलता था। यूरोपियन अफ्रीका जा कर के लोगों को बंदी बनाते थे, अमेरिका में बेचते थे। लेकिन जब 1794 में यह कन्वेंशन आया, यानी ये संविधान आया, तो इन्होंने कहा कि स्लेवरी नहीं होगी और दासों को छोड़ दिया गया। और अंत में 1848 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब स्लेवरी नहीं होगी, तो फाइनली इसे अबोलिश कर दिया गया। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का डिक्लेरेशन ऑफ राइट। जैसे भारत की एक प्रस्तावना है प्रेम्बल, जिसमें पूरी बातें बताई गई है कि भारतीय संविधान में क्या क्या मेंशन है, लोगों को कौन कौन से राइट दिए गए हैं, क्या इक्वलिटी है, क्या फ्रीडम है। ठीक है, उसी तरह फ्रांस ने भी एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट लेकर के आया, जिसमें ये प्रोक्लेम किया गया कि फ्रीडम में लोगों को किस चीज़ की फील्ड में फ्रीडम है, स्पीच की, एक्सप्रेशन की, नेचुरल राइट्स कौन से बने रहेंगे। और ये सब चीज़ों का बड़ा ही लोग बुक्स में, पैम्पलेट्स में इनकी बातें कही गई ताकि लोग अवेयर हो सके अपने राइट्स के लिए। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे की एंट्री हो जाती है। वो अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर देता है और अपने आसपास की यूरोपियन कंट्रीज़ को भी वो युद्ध के माध्यम से जीत लेता है। वो बहुत ही बहादुर और शासक था, हालांकि तानाशाह जरूर था, लेकिन वो गुड स्पीकर था। जब वो स्पीच देता था तो सारे देश के लोग जो है उससे मोटिवेट होते थे और उसे एक अच्छे लीडर के रूप में उसको स्वीकार किया गया था। उन्होंने यूरोप को बदलने की पूरी कोशिश की और कई तरह के अच्छे कानून भी बनाए। प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए कई लॉ बनाए, डेसिमल सिस्टम लेकर के आया। लेकिन अंत में जब वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, तो वो हार गए थे। लेकिन उनका जो फ्रांस में लोगों के ऊपर इम्पैक्ट था वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहा था। इस तरह से इस चैप्टर का एंड होता है। फ्रांस की क्रांति, ये चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप चैप्टर उठाइए और एक बार दोबारा से रीड करिए। जो भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 1 सेंटेंस में 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, वो अपने आप लिखिए ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसे पढ़ेंगे तुरंत ही मेमोराइज हो जाएगा आपको। तब तक के लिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब आगे नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगी। ओके, बाय, टेक केयर।